हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे मनभावना क्लासेस उत्तर प्रदेश यूट्यूब चैनल पर। और आज जैसा कि आप जानते हैं हमारी सीरीज चल रही है जियोग्राफी की, जिसमें हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने बात करी थी आकाश गंगाओं से संबंधित। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे कि कैसे तारे का निर्माण होता है, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, उन सब की बात करते हैं दोस्तों। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी आकाशगंगाओं की, आकाशगंगाओं के प्रकार भी हमने देखे थे कि आकाशगंगाएँ कैसी होती हैं, सर्पिलाकार, दीर्घवृत्ताकार और अनियमिताकार। उसकी बात हमने की थी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात हमने की थी अपनी आकाशगंगा की, जिसे बोलते हैं दुग्ध मेखला या मिल्की वे। अब बात ये थी दोस्तों कि इसे आखिर दुग्ध मेखला ही क्यों कहते हैं। इसे दुग्ध मेखला ही क्यों कहते हैं, तो इसका हमने बताया था कि ये जो हमारी आकाशगंगा है, ये आकाश में एक सफ़ेद पट्टी, एक सफ़ेद नदी, बहती हुई नदी के समान दिखाई देती है। इस प्रकार से बहती हुई नदी के समान दिखाई देती है। दूसरा, ये जो हमारी आकाशगंगा है दोस्तों, ये है सर्पिलाकार। सर्पिलाकार कल बताया था दोस्तों, इस प्रकार से होती है सर्पिलाकार। तो सर्पिलाकार में भुजाएं सी दिखती हैं बाहरी, तो इसका हमें जो किनारा दिखता है, जो हमारी आकाशगंगा है, हमें इसका किनारा दिखता है दोस्तों। ठीक है, किनारा दिखता है। तो दुग्ध मेखला को दुग्ध मेखला इसीलिए कहते हैं, ये आकाश में किनारे के रूप में एक सफ़ेद पट्टी या सफ़ेद बहती नदी के समान दिखती है, इसीलिए दोस्तों हम इसको दुग्ध मेखला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो बात ही इसकी वाई मिल्की वे। अब हम बात करते हैं दोस्तों आकाशगंगाएँ आखिर होती क्या है, वो तो हमने बात कर ली थी। आकाशगंगाएँ क्या होती हैं, जो हमें स्पेस दिखता है, अंतरिक्ष, मतलब कि अंधेरा, ठीक है, और प्लस इसमें जो प्रकाश पुंज दिखता है, यानी प्रकाश के जो गुच्छे दिखते हैं, ये सब मिलकर के ही क्या बनाते हैं, आकाशगंगा बनाते हैं। ठीक है, आकाशगंगा। और इन्हीं में क्या होते हैं, इन्हीं में तारे भी होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें दोस्तों 10⁻12 आकाशगंगाएँ हैं, और प्रत्येक आकाशगंगा में 10⁻12 तारे भी हैं, ऐसे बात कही जाती है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे आगे कि आखिर जो हमारा ब्रह्मांड है, जब ये पढ़ रहे हैं तो इसी में थोड़ा निपटा लिया जाए उसको भी। आपने सुना होगा ब्रह्मांड का सबसे आवारा तत्व कौन सा है, तो दोस्तों आप जानते होंगे ब्रह्मांड का सबसे आवारा तत्व क्या है, हाइड्रोजन है। ऐसा क्यों है दोस्तों, तो आपने केमिस्ट्री में पीरियाडिक टेबल पढ़ी होगी। ठीक है, पीरियाडिक टेबल को पहले सदस्य क्या होते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन ही होते हैं। इसको मतलब जो है दोस्तों कि सबसे पहले जो तत्व बनो वो है हाइड्रोजन, सबसे पहले जो तत्व बनो वो है हाइड्रोजन। तो जो सबसे पहले बनो, बाकी अधिकता होगी है ज़्यादा। ठीक है, अभी हम आगे इसकी बात करेंगे ये बनो कैसे है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यही है, इसके लगभग कह सकते हैं 95% के आसपास है ब्रह्मांड में, और 5% के आसपास जो हीलियम है। ऐसे जो तारे में संलयन होता है उसमें कौन खर्च होता है, उसमें हाइड्रोजन ही खर्च होता है, और हाइड्रोजन किस में चेंज हो जाता है, हीलियम में चेंज हो जाता है दोस्तों। तो ये हमने बात की सूक्ष्म रूप से इसकी। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा अगर बताने की कोशिश करें कि ये कण जो हैं कैसे बने हैं उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं। तो दोस्तों हमने जैसे बात करी थी, क्योंकि हम आ रहे हैं तारों के निर्माण पे, तारे कैसे बने, तो तारे बनने से पहले हमें कण भी तो ज़रूरी है। कण कैसे बने उसकी भी बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले। तो दोस्तों हमने आपको क्या बताओ, सबसे पहले एक सिंगुलरिटी पॉइंट थो। ठीक है, एकाकी परमाणु भी कहते हैं इसको, एकाकी परमाणु है। सबसे पहले जो है वो दोस्तों, ठीक है,
यानी सब कुछ केंद्रित था एक ही पॉइंट पर। उसके बाद दोस्तों इसमें हुआ बिग बैंग का बिग बैंग, महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट से दोस्तों निकली है ऊर्जा। कहाँ निकली है? ऊर्जा निकली है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक साथ ऊर्जा निकली है बहुत ज़्यादा, यही बात बताई गई थी। ठीक है, तो ये एक ही पॉइंट था, सिंगुलरिटी पॉइंट कहते हैं, आधिकालिक पॉइंट भी कहते हैं दोस्तों, और एकाकी परमाणु भी कहते हैं। जाके बाद भाव है बिग बैंग। बिग बैंग के बाद का भाव दोस्तों बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकली। जैसे अगर बिग बैंग का था एक छोटी सी, मतलब कह सकते हैं है तो बहुत बड़ी घटना, लेकिन एक बहुत ही कम समय में होगी, सेकंडों में होगी। जैसे ऐसे ताली बजा दी, ताली बजा दी यानी विस्फोट हो गया। यहाँ ताली बजाने से निकली है ऊष्मा, ऊर्जा, जो साउंड निकली, साउंड के रूप में ऊर्जा निकली है, ध्वनि के रूप में ऊर्जा निकली है दोस्तों। और इसी ऊर्जा से दोस्तों बना है पदार्थ। अब वहाँ पे समझेंगे पदार्थ कैसे बनेगा ऊर्जा से। दोस्तों एक समीकरण आती है E=mc², जाको बोलते हैं आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन का सापेक्षिकता का सिद्धांत। आपने पढ़ो वही को 11वें में 12वें में। जाको बोलते हैं आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी आइंस्टीन का सापेक्षिकता का सिद्धांत। जैसे का पता चलते दोस्तों, जैसे पता चलती कि जो एनर्जी होते वह किसके बराबर होते हैं? वह बराबर तो होते द्रव्यमान के और प्रकाश की चाल के स्क्वायर के बराबर होते हैं। यानी कि कहने का मतलब जो है दोस्तों कि यहाँ से ऊर्जा निकली है और जह होता है ऊर्जा। तो जा समीकरण जा बताते हैं कि जब ऊर्जा होती है तो ऊर्जा का कुछ पार्ट जो है वो पदार्थ भी बन जाता है, द्रव्यमान भी बन जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से इक्वल टू किसके बराबर है? एम के, यानी पदार्थ के बराबर है। तो यही बताती है समीकरण में कि जब ऊर्जा निकली है तो इसी ऊर्जा का कुछ भाग इस समीकरण के माध्यम से पदार्थ बन गया। ठीक है, अब पदार्थ में दोस्तों क्या होते हैं? कण होते हैं, अणु, परमाणु। ठीक है, अणु, परमाणु। ठीक है, इस प्रकार से कण बन जाते हैं। तो जब कण बन जाते हैं तो यही कण आगे चल कर के बनाएंगे तारे, ग्रह, ये सब बनाएंगे दोस्तों पदार्थ, अणु, परमाणु। इसमें दोस्तों आप पढ़ेंगे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा, इन सब की बात करेंगे। तो दोस्तों जब बात आई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके चारों ओर ऑर्बिट हैं। कोई भी न्यूक्लियस होता है दोस्तों तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, क्योंकि प्रोटॉन होता है प्लस में और इलेक्ट्रॉन होता है माइनस में। दोनों की संख्या बराबर होने से एक इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और जो न्यूक्लियस होता है न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं रहता है, क्योंकि ये दोनों चार्ज माइनस प्लस बराबर हो जाते हैं, तो ये न्यूक्लियस बचता है। जो न्यूट्रल होता है इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो चार्ज क्यों नहीं होता? इसीलिए नहीं होता क्योंकि इसमें होते क्या है बेसिकली, इस पूरे पदार्थ में, पूरे पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन तो होता है उदासीन, न्यूट्रॉन उदासीन होने का मतलब वो होता है न्यूक्लियस में। उदासीन क्यों हो जाता है? क्योंकि चार्ज कैसे आता है? जब कहीं पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, प्रोटॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, प्रोटॉन की अधिकता हो, तब चार्ज आता है। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में होते हैं बराबर, जिससे हो जाते हैं बैलेंस। तो इस पर नाभिक में कोई चार्ज बचता नहीं दोस्तों, इसीलिए इसे बोलते हैं न्यूट्रल। ठीक है, ये बात हुई हमारी यहाँ तक कि सबसे पहले एक विस्फोट हुआ, विस्फोट के बाद मतलब जैसे बिग बैंग आएंगे, सिंगुलरिटी पॉइंट था, सिंगुलरिटी पॉइंट में विस्फोट वो जो घटना लगभग कब की है दोस्तों? 13.8 अरब वर्ष पहले की बात है, लगभग बिग बैंग वाली घटना कब हुआ उसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों निकली ऊर्जा। ऊर्जा से इस समीकरण के अनुसार बनो है पदार्थ, पदार्थ में अणु, परमाणु ये सब बने हैं। उसके बाद ही दोस्तों आगे की कहानी अब स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप नोट करना चाहें, जॉटिंग कर रहे हैं तो आप नोट कर सकते हैं कैसे क्या हुआ, उसकी बात आगे कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलो इसको तो मिटा दें दोस्तों। अब बात करें दोस्तों आगे की,
आगे की बात यह है दोस्तों, जब यहाँ पदार्थ से बने हैं अणु परमाणु, अणु परमाणु भी डायरेक्ट नहीं बने, क्योंकि हमने बताया क्या बनेंगे सबसे पहले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो दोस्तों जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने हैं तो यही मिलकर के क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। मॉलिक्यूल बनाएंगे यानी परमाणु बनाएंगे। ओके, परमाणु बनाएंगे। परमाणु से ही क्या बनेगा आगे चल कर के, अणु बनेगा यानी एटम बनेगा। इस प्रकार से क्या होता है दोस्तों, सबसे छोटे कण मिलकर के उससे बड़ा बनाते हैं, वो कण मिलकर के उससे बड़ा पदार्थ बनाते हैं। तो यही क्रम चल कर के आज के जो आप पीरियाडिक टेबल देखते हैं दोस्तों, उसके सभी एलिमेंट बने हैं ऐसे ही करके। तो सबसे पहले दोस्तों जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिले तो इनसे सबसे हल्का परमाणु बड़ा है H2 हाइड्रोजन। सबसे छोटा, सबसे हल्का भी ये हाइड्रोजन बना है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिले हैं तो ये हाइड्रोजन बनाए हैं। हाइड्रोजन के बाद दोस्तों हीलियम बनेगा। ठीक है, तो जैसे हम पीरियाडिक टेबल में देखते हैं, कुछ अपवादों को छोड़ करके एक के बाद एक एलिमेंट, एटम बनता जाता है, हल्के से थोड़ा भारी, फिर उससे भारी, इस प्रकार से हाइड्रोजन, हीलियम इत्यादि बने हैं। कुछ उसमें अपवाद भी होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर पूछा जाए सबसे छोटे कण कौन से हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपने आज तक यही सुना होगा। लेकिन दोस्तों इससे भी छोटे कण होते हैं, इससे भी छोटो कोई कण होता है, उसकी अगर हम बात करें तो वो होता है दोस्तों हिग्स बोसान। क्या होता है, हिग्स बोसान कण होते हैं। ये दोस्तों क्या है ये बवाल, तो दोस्तों बवाल कुछ ना, ये दो साइंटिस्ट थे हिग्स और बोसान, इनने मिल कर के खोज करी, तो इसीलिए इनने नाम दे दो हिग्स बोसान कण। तो दोस्तों सबसे छोटे जो पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी, उनको बोलते हैं हिग्स बोसान कण। और जे हिग्स बोसान कण मिलकर के बनाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलकर के बनाएंगे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मिलकर के बनाएंगे अणु को। उसके बाद अन्य चीज़ें बनती जाएंगी। यहाँ से हाइड्रोजन बना, हाइड्रोजन के बाद हीलियम बनेगा, कार्बन बनेगा, लिथियम बनेगा, इस प्रकार से एलिमेंट बनते जाएंगे। ठीक है, वो घटना तारामंडल से, जो तारे होते हैं, तारे बनते हैं, नष्ट होते हैं, विस्फोट होता है, और तारे में जो संलीन की क्रिया होती है, संलीन के बाद क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होने लगता है, हीलियम कार्बन में चेंज होने लगता है, कार्बन लिथियम में चेंज होने लगता है। ये घटना दोस्तों चलती है। उसके बाद हम कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ तक की बात हुई कैसे अणु परमाणु बने हैं। ठीक है, हमने बताया कि सबसे छोटे पार्टिकल कौन है, हिग्स बोसान, ये सबसे छोटे पार्टिकल हैं दोस्तों। इनको एक और नाम भी है, और नाम क्या है, इन्हें हम गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं। गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसान कण। इनने मिलकर के किसे बना दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को बनाओ है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ने मिलकर बनाओ है मॉलिक्यूल को। ठीक है, अब आगे की घटना आप समझते हैं दोस्तों। तो मित्रों आप नए हैं तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें, और इसी प्रकार आप अपनी भाषा में ही अच्छे से सीखते रहेंगे। जितना आपका सपोर्ट मिलेगा उतना ही हम अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों हमने क्या बात की, हमने बात की सबसे पहले सबसे छोटा कण बना है गॉड पार्टिकल, यानी गॉड पार्टिकल। तो उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मिलकर के किसको बनाया दोस्तों, परमाणु बनाया है। ठीक है, परमाणु ने बनाया है दोस्तों अणु। अणु बनाया यानी कि पदार्थ बन गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आ गए, परमाणु आ गए तो पदार्थ बन गया। ठीक है, पदार्थ बनने के बाद क्या बना दोस्तों, तारे बने। ठीक है,
तो अब यहाँ तक की घटना को हम चलते हैं कि किस प्रकार से ये सब काम हुआ है। तो दोस्तों परमाणु बना, अणु बना, पदार्थ बना, तारे बने। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ने जब परमाणु बनाया, परमाणु से अणु बना, तो वहाँ पे हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हुआ, हीलियम कार्बन में चेंज हुआ, कार्बन लिथियम में चेंज हो गया। इस प्रकार से अन्य एलिमेंट बनने लगे दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आते हैं तारे पर कि तारे अब कैसे बने। जब पार्टिकल बन गए, अणु परमाणु बन गया, तब तारे कैसे बने हैं इसकी बात करेंगे दोस्तों। अब आते हैं हम यहाँ पर तारे पर। तो दोस्तों आप सभी को पता है, अब कण तो अभी तक बन चुको है, ठीक है। कण बन चुको है मानिए ऐसे बहुत सारे कण जो हैं जहाँ तहाँ मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये बहुत सारे कण हैं जो घूम रहे हैं, अनियमित रूप से इधर उधर टहल रहे हैं। तो दोस्तों जब इधर उधर टहल रहे हैं यानी ये बहुत ही विरल हैं, ठीक है, विरल। यहाँ पे धूल भी है, ठीक है, कण भी है और गैस भी है, ये टहल रहे हैं। तो दोस्तों जब ये टहलेंगे, क्योंकि ये तो भीड़ है, ठीक है, बहुत सारे कण हैं, तो यहाँ आपस में एक दूसरे से टकराएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे टकराएंगे। टकराने से दोस्तों क्या होगी, इसमें ऊर्जा होगी, यानी इनका वेट बढ़ेगा। जैसे एक कण इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, ये ऐसे आपस में जाकर मिल गए तो बड़ा कण बन जाएगा दोस्तों। ऐसे इस प्रकार मान लिया कण है, ये कि है आपस में जाकर के टकराया तो इसमें सम्मिलित हो गया, बड़ा हो गया, ये आया बड़ा हो गया, ऐसे करके। तो इस प्रकार ये क्या होंगे, जो विरल गैस का एक गोला था, इस प्रकार से धूल या कण ये मिलकर के क्या बनाएंगे दोस्तों, एक छोटा सा नेबुला जो है बना देंगे, ठीक है, जिसका घनत्व जो है ज़्यादा होगा दोस्तों। इस प्रकार से एक नेबुला बन जाएगी, इसे नीहारिका बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्या हुआ दोस्तों, सबसे पहले जो कण बने हैं वो कण घूम रहे थे, विरल थे, यानी मतलब बहुत ही जैसे जहाँ तहाँ पर पड़े हुए थे, घने नहीं थे दोस्तों ज़्यादा, तो बिगड़े बिगड़े कह सकते हैं। तो जो आपस में जब टकराने लगे तो उससे कहा वो एक कण दूसरे जाकर के टकराया, उसमें मिल गया, मर्ज हो गया, उससे उसका आकार बढ़ गया। तो इस प्रकार जब कण आपस में एक दूसरे से टकराने लगे तो वो जो है भारी होते गए, और भारी होने से क्या हुआ, वो सेंटर में आते रहे, सेंटर में आने लगे, यानी केंद्रित होने लगे। क्योंकि दोस्तों हल्को हो तो भाग जाएगा, अगर बड़ो है तो बैठ जाएगा। क्योंकि आप भी जानते हैं अगर दो मोटे और पतले लोगों में रेस करवाई जाए, दौड़ लगवाई जाए दोस्तों, तो क्या होगा, थोड़ी देर तक तो दोनों भागेंगे, लेकिन पतलो व्यक्ति ज़्यादा तेज ज़्यादा टाइम तक भाग लेगा, मोटो व्यक्ति बेचारों ना भाज पाएगी को ज़्यादा देर तक। तो यही कहानी है दोस्तों, जब ये भारी हो जाएंगे तो आपसे क्या होगा, केंद्रित होने लगेंगे, बैठने लगेंगे, तो इस प्रकार से एक नेबुला बन जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रकार का विरल गैस का गोला, जैसे आग का गोला भी कह सकते हैं। आग का गोला क्यों कहेंगे दोस्तों, एक दूसरे टकराएंगे, एनर्जी निकलेगी, एनर्जी लगने से क्या होती है, ऊष्मा निकलती है, ठीक है। उस प्रकार से ये यहाँ पर टकरा करके इन्होंने एक नेबुला, एक नीहारिका बना ली दोस्तों, ठीक है, ये वाली, इसे नीहारिका या नेबुला बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलेंगे, नेबुला। कैसे बनी, एक कण जो है आपस में टकरा करके केंद्रित हो गए, केंद्रित होकर के एक नेबुला बन गई, एक नेबुला इन्होंने बना ली दोस्तों। उसके बाद दोस्तों चूंकि अब कण तो यहाँ पर भी टकराते, कण यहाँ पर भी टकराएंगे, यहाँ कम ऊर्जा थी, अब यहाँ टकराएंगे तो उसमें ऊर्जा अब और ज़्यादा संरक्षित होगी। तो इसमें दोस्तों ऊर्जा बढ़ती ही जा रही है, यानी अब इसमें दहन क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। इतनी ज़्यादा ऊर्जा यहाँ पे स्टोर हो चुकी है, इतनी ज़्यादा ऊर्जा निकल रही है कि यहाँ पे दहन क्रिया स्टार्ट हो जाएगी, यानी जिसको बोलेंगे संलयन स्टार्ट हो जाएगा। ये दोस्तों कण का है कि ये दोस्तों कण तो हाइड्रोजन वाले ही हैं कि अभी तक तो हाइड्रोजन ही बना है, ठीक है। हाइड्रोजन के वजह हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होगा संलयन के बाद, तब हीलियम बनेगा। तो अभी तक तो ये हाइड्रोजन वाले ही कण हैं दोस्तों, ठीक है, ये हाइड्रोजन वाले कण हैं। क्योंकि हुआ दोस्तों ऐसा, अब मान लीजिए हाइड्रोजन के कण थे, ये घूम रहे थे अनियमिताकार से, हाइड्रोजन वाले, ये हाइड्रोजन सब सेंटर होता जा रहा था ऐसे,
कण आपस में टकरा रहे थे, बड़े हो रहे थे, तो ऐसे जो है टकरा रहे थे। दोस्तों क्या हुआ, एक प्रकार से सेंटर में हाइड्रोजन आने लगा था, केंद्रित होने लगा था। इस प्रकार से केंद्रित होने लगा हाइड्रोजन। लेकिन जब इसमें संलयन हुआ दोस्तों, जब इसमें संलयन यानी दहन क्रिया स्टार्ट हुई दोस्तों, तो क्या हुआ, चूँकि दहन क्रिया में क्या होगा, हाइड्रोजन ही तो जलेगा, हाइड्रोजन जल करके हीलियम को बना देगा, क्योंकि जल करके भारी तत्व बन जाता है, तो इसमें बना देगा हीलियम। यानी अब सेंटर में जो आएगा वो हीलियम आने लगेगा। ठीक है, अब ये पूर्ण रूप से थोड़ी ना जलेगा, लेकिन ये भारी होकर के सेंटर में कौन आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा इसके हीलियम। सेंटर में इसके क्या आ जाएगा दोस्तों, हीलियम आ जाएगा। और जो हाइड्रोजन बचा हुआ था वो चला जाएगा बाहर की ओर। ठीक है, बाहर की ओर। उसी घटना पर आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ समझते हैं दोस्तों, ये बनी नेबुला। नेबुला में क्या हुआ दोस्तों, संलयन या दहन क्रिया स्टार्ट हो गई। ठीक है, संलयन या दहन क्रिया स्टार्ट हो गई। जब कहीं पर संलयन या दहन क्रिया स्टार्ट हो जाती है इस प्रकार के बनने से, तो उसको फिर हम बोल देते हैं तारा। तो दोस्तों ये बन गया तारा, क्योंकि संलयन दहन क्रिया स्टार्ट हुई तो तारे में संलयन होने लगा, तो बहुत सारा क्या निकलेगा दोस्तों, प्रकाश निकलेगा। प्रकाश निकलेगी यानी ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, प्रकाश निकला, ऊर्जा निकली, तो इस प्रकार से इसमें जो है संलयन ऊर्जा जिसको बोल सकते हैं, संलयन ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, और क्या आ जाएगी दोस्तों, इसमें ग्रेविटी आ जाएगी, खींचने की क्षमता आ जाएगी दोस्तों, अपनी तरफ खींचने की क्षमता, क्योंकि यहाँ पे भारी तत्व ठीक है अब बनते जा रहे हैं। हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होता है, संलयन में दोस्तों होता का यही तो होता है। संलयन जब होते हैं तो हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होने लगता है, और हीलियम भी कुछ समय बाद जो है अन्य तत्वों में कार्बन में लिथियम में चेंज होने लगता है, यानी भारी तत्व बनते जाते हैं। और भारी तत्व दोस्तों क्या करते हैं, हल्के तत्वों को अपनी ओर खींचने लगते हैं। तो वही दोस्तों उसको बोलेंगे ग्रेविटी। ग्रेविटी को आगे और समझेंगे बढ़िया तरीके से दोस्तों। तो ये वो बन गया तारा। तारे से ऊर्जा निकल रही, प्रकाश निकल रहा, और इसमें ग्रेविटी आ गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये अब तारे में दोस्तों ईंधन की बात करें, क्योंकि यहाँ पर तो संलयन हो रहा है, आग निकल रही बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर जो ईंधन होता है दोस्तों वो प्लाज्मा अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है दोस्तों, प्लाज्मा अवस्था में होता है। प्लाज्मा अवस्था दोस्तों का है तो जहाँ ना तो पूरी तरह से ठोस होता है, ठीक है, और ना ही पूरी तरह से तरल होता है। दोनों के बीच की स्थिति है। दोनों के बीच की स्थिति का जैसे दोस्तों आपने देखो होगा किसी व्यक्ति के अगर बलगम बन जाता है तो बलगम को थूकत है, ना वह पूरी तरह से ठोस होता है और ना पूरी तरह से तरल होते हैं। तो जो बलगम वाली स्थिति उसी दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वो प्लाज्मा वाली स्थिति है, ना पूरी तरह से ठोस है और ना पूरी तरह से तरल है। तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं प्लाज्मा। तो ईंधन जो है किसी तारे में वो प्लाज्मा अवस्था में होता है, प्लाज्मा अवस्था में होता है। और यही जो है जलता है, इसका संलयन होता है, उससे प्रकाश, क्योंकि जब जलेगा तो ऊर्जा उत्पन्न होगी और उसमें प्रकाश भी उत्पन्न होगा। क्योंकि दोस्तों जब आप सर्दियों में आग जलाते हैं तापने के लिए तो वहाँ आप देखते हैं जैसे ही आग जलती है तो प्रकाश भी निकलता है, ऊष्मा भी निकलती है। आपको उस प्रकाश की तो कम ज़रूरत होती है लेकिन ऊर्जा की ऊष्मा की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन दोस्तों ऊष्मा भी प्रकाश के ही कारण निकलती है, क्योंकि जब प्रकाश होता है तभी ऊष्मा उसी में से निकलती, हीट निकलती। तो वही यहाँ पे दोस्तों ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा से ही प्रकाश निकलता है, प्रकाश से ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इनके कारण क्या हो जाता है, ग्रेविटी हो जाती है। जैसे आपने सर्दियों में जलाई आग दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे बता देते हैं, आपने सर्दियों में आग जलाई, ठीक है, आग जलाने से प्रकाश निकला है भाई, ऐसे आग जलाने से प्रकाश निकला। किसी एक व्यक्ति ने मान लीजिए जलाई, आग जलाने से प्रकाश निकला तो इसमें ऊष्मा भी निकली, ठीक है, क्या निकला दोस्तों, प्रकाश निकलो, प्रकाश से क्या निकली, ऊर्जा निकली या ऊष्मा निकली। अब जैसे ही दोस्तों अन्य लोगों ने देखा अरे आग जल रही है, चलो हम भी तापते हैं, ऐसे और लोग भागते हुए दोस्तों आ गया, और ठंड है, सर्दी है, हम भी ताप लें। तो क्या हो गया, इस प्रकार से ग्रेविटी का ही तो काम कर रही है, देखते ही लोग इसकी तरफ भाग खड़े हुए। तो इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं ग्रेविटी कैसे यहाँ पर है, लेकिन इसको हम अच्छे से आगे समझाने की कोशिश करेंगे।
तो इस प्रकार से यहाँ तक का तारे का निर्माण हो गया दोस्तों। सबसे पहले एक विरल गैस का गोला था जिसमें धूल कण इत्यादि मिलकर के उन्होंने टकरा करके आपस में टकराते गए, उनका आकार बढ़ता गया और जैसे आकार बढ़ता गया वो केंद्र में आते गए। केंद्र में आकर के इन्होंने एक नेबुला, एक न्यारिका का रूप बना लिया। और जब टकराते हैं दोस्तों ऊष्मा निकलती है, क्योंकि जब टक्कर हो गई तो उसमें ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्मा उत्पन्न भी होती है। ठीक है, हालांकि ऊष्मा उत्पन्न तो नहीं की जा सकती, उसका ना ही उसको जो है नष्ट किया जा सकता है, उसको केवल स्थानांतरित कर सकते हैं। तो लेकिन वहाँ पर जब टकराते हैं तो टकराने उनमें भी तो आपस में ऊष्मा होती, तो ऊर्जा एक दूसरे में चली जाती है, मर्ज हो जाती है। तो उन्होंने बना लिया एक नेबुला, निहारिका बना ली। और निहारिका में संलयन स्टार्ट हो गया, क्योंकि इसमें भी आपस में जब कण टकराएंगे, एक तो भारी कण तो पहले से ही है, वो भी टकराएंगे तो उसमें और ज़्यादा ऊष्मा स्टोर हो जाएगी दोस्तों। माफ़ करना दोस्तों, लाइट चली गई थी इसलिए 1 मिनट का व्यवधान हुआ है भाई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि क्लास लंबी होती जा रही तो थोड़ा यहीं तक आगे के पॉइंट बता करके आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। हमने बात की जो नेबुला है, कण इसमें मर्ज होते जा रहे हैं, ऊष्मा और ज़्यादा निकलती जा रही है, संलयन होने लगा। संलयन होने लगा तो इस प्रकार की जब स्थिति बनी तो इसी को हम बोलेंगे तारा, क्योंकि तारे में दोस्तों अपना प्रकाश होता है, अपनी ऊर्जा होती है और उसमें ग्रेविटी भी होती है जो किसी दूसरे को खींचने की कोशिश करती है। तो जो इस स्थिति को बोलेंगे तारा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की हमारी घटना हो गई। यहाँ तक दोस्तों अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, तारे में है ईंधन। ईंधन है तो इसका ईंधन है भाई, तो ईंधन की तो वो लिमिट तो होगी ना, कब तक ये चलेगा। तो जब ये ईंधन समाप्त होने लगेगा तो समझ लीजिए कि तारे का अंत आने वाला है दोस्तों। तो जब ईंधन समाप्त होने लगेगी, यानी अभी हाइड्रोजन संलयन हो रहा, हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो रहा, तो एक स्थिति जो हो आएगी कि हाइड्रोजन पूरी तरह से चेंज हो जाएगी हीलियम में। तो उसको हम बोलेंगे डेथ ऑफ स्टार, तारे का मृत्यु की बात करेंगे। कैसे तारे की मृत्यु हुई उसकी दोस्तों हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तारा क्या है, एक प्रकार की नाभिकीय भट्टी भी कह सकते हैं दोस्तों इसको, नाभिकीय भट्टी। ठीक है, नाभिकीय भट्टी क्यों कहेंगे दोस्तों, इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजन चेंज और हाइड्रोजन मिलता है, हाइड्रोजन मिल कर के हीलियम बना लेता है, यानी यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है। ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया एक प्रकार की है, न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, यानी तो एक प्रकार की नाभिकीय भट्टी बन गई है, भट्टी जल रही है, इसमें ऊष्मा निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है और ये निरंतर निकलता रहता है दोस्तों। आपको तो सूर्य दिखता है, मान लीजिए 8 घंटे 10 घंटे के लिए रात आ जाती है, लेकिन दोस्तों रात आने का मतलब ये नहीं कि सूर्य छिप गया, सूर्य छिपा नहीं, आप जो थोड़ी अलग स्टेट में चले गए, क्योंकि पृथ्वी गोलाकार है, पृथ्वी घूमती है, तो सूर्य के सापेक्ष उसकी स्थिति बदलती रहती है। तो आप जब सूर्य से नीचे वाले पार्ट में आ जाएंगे पृथ्वी के, तो जो सूर्य का प्रकाश है वो ऊपर वाले पार्ट में मिलता रहेगा। तो आपके लिए आपका सूर्य का प्रकाश जो थोड़ी देर के लिए छिप गया, तो सूर्य कभी नहीं छिपता दोस्तों, सूर्य से हमेशा आपकी भट्टी जलती रहती है, हमेशा प्रकाश निकलता रहता है। आप उसके विपरीत चले जाते हैं जिससे आप तक उसका प्रकाश नहीं आता है। तो यहाँ तक दोस्तों हमने बात की तारे के निर्माण की, कैसे तारे का निर्माण हुआ। कल के लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे तारे की मृत्यु कैसे होती है, मृत्यु के बाद तारा क्या बनेगा, श्वेत वामन बनेगा। ठीक है, वाइट ड्वार्फ बनेगा। ठीक है, क्योंकि मृत्यु से पहले एक सुपरनोवा कंडीशन होगी विस्फोट वाली, तो वहाँ पे बनता है एक लाल दानव। जब इसका ईंधन समाप्त हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमने लिखा है ईंधन समाप्त हो जाएगा दोस्तों, तो सेंटर में इसके हीलियम आ जाएगा और बाहर कौन चला जाएगा, हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन हल्का होता है तो बाहर चला जाएगा और बाहर ये काफ़ी दूर तक फैल जाएगा, यानी ये जो इसका आकार है तारे का वो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बड़ा क्यों होगा दोस्तों, सेंटर में आ गया हीलियम, हीलियम हाइड्रोजन की अपेक्षा में ठोस होती है दोस्तों, तो यहाँ पर सेंटर में आ जाएगा, भारी होने के कारण सेंटर में आ गई है हीलियम और हाइड्रोजन चला गया बाहर। तो इन दोनों के बीच में दोस्तों एक गैप की स्थिति बन जाएगी। ठीक है, गैप की स्थिति बन जाएगी, बाहर वाला पार्ट अलग मूव करने लगेगा, अंदर वाला अलग। तो दोनों जब एक दूसरे टकराएंगे तो यहाँ पर एक विक्षेप
एक गैप की स्थिति आ जाएगी, जिससे यहाँ पर विस्फोट हो जाएगा दोस्तों। हाइड्रोजन वाला पार्ट ऊपर का होगा, हीलियम वाला नीचे, दोनों जब मूव करेंगे तो टकराएंगे तो विस्फोट होगा, ठीक है। तो यहाँ उससे विस्फोट से पहले दोस्तों ये वाली जो कंडीशन बनेगी, हाइड्रोजन जो है बाहर चले जाने के बाद उसका आकार बढ़ गया, तो जब तारे का आकार बढ़ जाएगा ईंधन समाप्त होने से बाद, तो इसको हम बोलेंगे लाल दानव दोस्तों। क्या बोलेंगे दोस्तों? लाल दानव, ठीक है। अब दोस्तों लाल दानव में सुपरनोवा अभिनव तारे की कंडीशन होती है इसमें। अब ये जाकर के श्वेत वामन बनेगा, ठीक है। यह ब्लैक होल बनेगा, यानी न्यूट्रॉन तारा बनेगा। न्यूट्रॉन तारा ही ब्लैक होल में बन जाता है दोस्तों। तो वो डिपेंड करेगा चंद्रशेखर सीमा पर दोस्तों। चंद्रशेखर सीमा दोस्तों क्या है? तो चंद्रशेखर सीमा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको चंद्रशेखर जी ने बताया ये कि अगर किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के 1.44 गुना से अगर अधिक है तो वो न्यूट्रॉन तारा बन जाएगा। और अगर सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुने से कम है, जैसा कि अपना सूर्य, तो वो एक श्वेत वामन बन जाएगा, ठीक है। एक श्वेत वामन ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा। ब्लैक ड्वार्फ में ज़्यादा विस्फोट वाली होगी नहीं बात, लेकिन जो न्यूट्रॉन तारा होगा उसमें बहुत बड़ा विस्फोट होगा। उसको पल्सर भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें होगा क्या, उसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर उत्तेजित होकर बाहर भाग जाएगा। तो वहाँ पे अनबैलेंस की स्थिति उत्पन्न हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं बराबर। इलेक्ट्रॉन चला गया बाहर अपनी ऑर्बिट छोड़ करके, तो प्रोटॉन को मजबूरी में उसकी जगह पे आना पड़ेगा। तो एक असंतुलन की स्थिति हो जाएगी दोस्तों। असंतुलन से वहाँ पर विस्फोट होगा। विस्फोट से बनेगा न्यूट्रॉन तारा, जिसे बोलेंगे, ठीक है, न्यूट्रॉन तारा। और न्यूट्रॉन तारा ही आगे जा कर के ब्लैक होल में चेंज हो जाएगा, पूरी तरह से केंद्रित होकर के ब्लैक होल बन जाएगा, ठीक है। जैसे कृष्ण छिद्र भी कहते हैं, जो कि दिखाई नहीं देता। वो क्या करता है, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रेविटी हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा। क्योंकि ये हीलियम अभी है, हीलियम आगे हीलियम जो है आगे लिथियम में, कार्बन में, अन्य भारी पदार्थों में चेंज हो जाएगा। और जब कहीं पे भारी पदार्थ बन जाएंगे तो मतलब उसका घनत्व बढ़ जाएगा दोस्तों। घनत्व बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए रुमाल है, रुमाल में अगर बीच में कोई भारी पदार्थ आ गया तो रुमाल में बीच में क्या हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा। और रुमाल के चारों ओर कोई चीज़ अगर रखी है तो वो क्या करेगी, उस गड्ढे की ओर सरकने लगती है। तो वही है ये न्यूट्रॉन, वो ब्लैक होल। तो ब्लैक होल क्या करता है, बाकी सभी को अपनी ओर खींच लेता है, ये दिखाई भी नहीं देता है। तो ये होता है ब्लैक होल। तो दोस्तों ये घटना रही हमारे तारे की बनने की। कल की क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे तारे के डेथ की, तारे की मृत्यु की। दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा वीडियो को। और अगर आपका प्यार इसी तरह बना रहा तो हम पूरा कोर्स इस पर ऐसे ही फ्री ऑफ कास्ट करवाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार बने रहिएगा हमारे साथ। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।